हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि जिन जिन मुद्दों पर हम बेहतर तरीके से विचार विमर्श कर रहे हैं और उनसे आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड जो भी कुछ हो सकता है पूरी कोशिश हम लोग मिलकर कर रहे हैं। और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि हमारे YouTube चैनल के बारे में ज्यादातर लोगों तक आपकी हमारी बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा आपके लोग अगर पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें और लाइक के बटन को भी आप लोग आपकी ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रेस किया करें। और देखो, हम हर रोज ऐसे ही मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट आपकी पहुंचा रहा होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा और आपको लग भी रहा होगा इन न्यूजों को ही पढ़ने से आपके एग्जामों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके मालूम किए जा सकते हैं और किए भी जा रहे हैं, किए भी जा सकते हैं और किए ही जाते हैं अमूमन आपके एग्जामों में। तो इसी से रिलेटेड मुद्दों पर हमने बात करी है पिछले काफी समय में, जो भी मुद्दे उठे हैं अब उन मुद्दों उन नियोजों को हम किसी ना किसी एक सब्जेक्ट से जोड़कर आपकी देख लेते हैं और उन्हीं आपके सब्जेक्ट से जोड़ने के बाद उनकी हम कोशिश करते हैं कि जो भी क्वेश्चन उससे मिलकर बन सकते हैं टोटल क्वेश्चन हम आपकी उससे मिलकर बना लें और टोटल उन्हीं क्वेश्चनों पर हम लोग मिलकर सब लोग बात करें। तो ऐसे ही विभिन्न मुद्दों पर कल हम लोगों ने बात करी होगी आपकी कोप 15। अब देखो, जैसे कल हम लोगों ने आपकी मिलकर बात करी थी कि कोप आपकी 15 क्या होता है। अब देखो, हम लोगों ने बात करी कि कोप 15 की जो बैठक होती है, इस बैठक का जो मेन उद्देश्य होता होता है आपका, इस बैठक का सबसे आपकी मेन उद्देश्य जो होता है, तो कल हम लोगों ने मिलकर बात करी थी कि इस बैठक का मेन उद्देश्य होता है आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना, सीबीडी, यानी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी कि ये जो कोप 15 का आपकी सम्मेलन होता है वो किससे रिलेटेड होता है? जैव विविधता। तो इस बहाने आप लोगों को पूरे जैव विविधता वाले टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा और कुछ हद तक हमने कोशिश भी करी थी आप लोगों को जैव विविधता में आप लोगों को बताऊं। आने वाले समय में जैव विविधता वाले टॉपिक पर और भी हम ओपनली बातें करेंगे और पूरा कंप्लीट हम सिलेबस जो है जैव विविधता का वो इन्हीं क्लासों में आपकी करेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कोप 15 का मतलब आपकी जैव विविधता से होता है, जिसकी सबसे पहली बैठक नासाऊ में की गई 1994 ईस्वी में, 1994 में, जो बहामास में आपकी पड़ता है, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर होती है। होनी 2020 में थी, लेकिन वो आपकी 2020 में ना होके अब 2022 में आयोजित की गई कोरोना के कारण, और चीन में होनी थी। इसी रीजन से चीन ने उसकी प्रेसिडेंसी करी, अध्यक्षता करी है। लेकिन उस बैठक का आयोजन 2 मोड में किया गया, ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में किया गया था आपकी चीन की अध्यक्षता में और ऑफलाइन मोड में भी चीन की अध्यक्षता में हुआ। लेकिन ऑफलाइन मोड में उस बैठक का आयोजन किया गया है आपकी, और वो किया गया था कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, है ना। वो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में आपकी बता चुका हूँ, उसका मतलब क्या होता है, उससे आने वाले क्वेश्चन आपके क्या क्या बन सकते हैं। ऐसे ही करके एक और बेहतरीन मुद्दे पर हम लोग आपकी मिलकर बात करने वाले हैं। और आपने एक और नाम सुना होगा, देखो दोनों मिलकर साथ में आपकी कंप्लीट हो जाएंगे तो और भी आपकी बेहतर रहेगा। और एक और मुद्दे का आपने नाम सुना होगा, कोप 27, है ना। इसका नाम तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं भाई। और मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा फोकस करें क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो कृपया करके जो भी बातें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ये भी इन्वायरमेंट का टॉपिक है। और मैं आपको कल भी बता के गया था कि यदि हम इन्वायरमेंट पर अच्छी सी एक पकड़ बना लेते हैं तो सब एग्जामों में गारंटी से 100% श्योरिटी होती है कि इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से क्वेश्चन आने ही कंपलसरी होते हैं। अब जैसे अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के पेपर हुए, उन्हें आप उठाकर देख लें। पीछे आपके समय में एसएससी सीजीएल या एसएससी सीपीओ पेपर हुए, उन्हें आप उठाकर देख लें। या उससे पहले यूपी आपकी पैट का एग्जाम हुआ, उसे उठाकर देख लें। सब एग्जामों में इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मालूम किए जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक और बड़ा खास और अहम मुद्दा है, उस पर हम बात करने वाले हैं। कोप 27 ऊपर लिखा हुआ, अब जल्दी से इसके बारे में कोशिश करें और मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में यहाँ पर समझा के जाता हूँ, ठीक है ना। जो भी कुछ इससे आ सकता है सॉरी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। देखो, एक आपने, अब मैं यहाँ पर पहले समझाऊंगा उसके बाद इस पर पहुंचेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोप 27 एंड कोप 15। कोप 15 को कल हम कंप्लीट ही कर चुके हैं इन्हीं वाली क्लासेस के अंदर। आज हम कोप 27 को समझने वाले हैं। देखो हुआ क्या, आप सब लोगों को पता होगा एक इफेक्ट होता है जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक इफेक्ट होता है, आप जल्दी से कोशिश करें कि आपकी समझ में आ जाए, है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं हरित ग्रह प्रभाव, है ना। अब देखो, इसका नाम क्यों हरित ग्रह प्रभाव रखा गया वो तो मैं किसी दिन आपकी आने वाली क्लासेस में जब इसको पढ़ाऊंगा तो बातें करूंगा।
देखो इसका आप ऐसे मतलब समझ लो, जब किसी भी ग्रह यानी कि प्लेनेट है ना, या किसी भी उपग्रह यानी सैटेलाइट, सैटेलाइट किसी भी ग्रह या किसी भी उपग्रह में उपस्थित गैसों के कारण, जो तापमान में वृद्धि होती है, देखो समझना इन चीजों को है ना, जो तापमान में वृद्धि होती है, यानी कि जैसे हमारा ग्रह है पृथ्वी, अब पृथ्वी पर बहुत सारी गैसें अवेलेबल है, बहुत सारी, जैसे ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मैथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, बहुत सारी गैसें हैं। तो किसी भी ग्रह या उपग्रह में उपस्थित गैसों के कारण जो उसके तापमान में वृद्धि होती है, इस वृद्धि की घटना को वैश्विक तापमान या फिर इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग बोल देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग है ना, ग्लोबल वार्मिंग बोल देते हैं। और वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली गैसों को योगदान देने वाली गैसों को देने वाली गैसों को ग्रीन हाउस प्रभावित गैसें या ग्रीन हाउस इफेक्टेड गैसें कहा। मतलब ये है देखो, कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के तापमान में आपकी लगातार हम देख रहे हैं कि वृद्धि हो रही है पिछले काफी समय से। तो पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि हो रही है, इस वाली वृद्धि की घटना को हम लोगों ने क्या कहा, वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग कहा। इस ग्लोबल वार्मिंग में जिन जिन गैसों ने योगदान दिया, तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान की स्थिति है, इस वाली स्थिति को ये आपकी हरित ग्रह प्रभाव, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कह देते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव में योगदान देने वाली जो गैसें होती है ना, उन वाली गैसों को आपकी ग्रीन हाउस प्रभावित गैसें कहा जाता है। ये है। अब इसके किस दिन मैं नाम पर चर्चा करूंगा आप लोगों से, कि इसका नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों रखा गया, वो भी हम आगे आने वाली क्लासेस में हम चर्चा करेंगे। तो मतलब ये होता है कि जब किसी भी ग्रह उपग्रह के तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, तो इस वाली घटना को हम लोग आपकी वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का ही दूसरा नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, हरित ग्रह प्रभाव होता है। और जो गैसें आपकी वैश्विक तापमान में ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपकी कंट्रीब्यूट करती हैं, योगदान देती हैं, उन वाली गैसों को क्या बोला जाता है, आपकी ग्रीन हाउस प्रभावित गैसें कहा जाता है। अब देखो यहाँ समझते रहिए, जैसे जैसे मैं लिखता रहूं ना, आप लोग नोट्स बनाए सारी इन चीजों के। अब ये जो ग्रीन हाउस प्रभावित गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्टेड गैसें है ना, जो इफेक्टेड गैसें मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप हिंदी में लिख लेना। इसका मतलब इनके बारे में सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे, वो थे आपके जोसेफ फोरियर। जोसेफ फोरियर ने सबसे पहले 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस प्रभावित गैसों के बारे में हमें बताया। और इन्होंने बताया कि ग्रीन हाउस प्रभावित गैसों में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाली आपकी गैसों की संख्या जो है वो आपकी 6 है। वैसे तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आपकी योगदान देने वाली गैसेस की संख्या कितनी बताई इन्होंने, 6। और इन 6 में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव गैस में योगदान देने वाली जो गैस होती है, वो होती है आपकी जलवाष्प। जलवाष्प का मतलब होता है नमी, ये आपकी इंग्लिश में ह्यूमिडिटी बोल देते हैं। और जलवाष्प आपकी योगदान देती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, सबसे ज्यादा आपकी योगदान देने वाली जो गैसेस है वो जलवाष्प है। और जलवाष्प लगभग 36 से 72% का योगदान आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट में दे देती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सर्वाधिक योगदान देती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है ना। अब क्यों समझा रहा हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड योगदान देती है लगभग अगर हम बात करें तो 9 से 27%, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर, तो मैथेन का योगदान होता है। और मैथेन का योगदान होता है लगभग आपकी 4 से 9%, ठीक है। उसके बाद चौथी गैस होती है आपकी ओजोन, और ओजोन का योगदान होता है लगभग आपकी 3 से और 7% के आसपास इसका योगदान होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, पांचवें नंबर पर होती है आपकी इसमें नाइट्रस ऑक्साइड होती है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, आपने सुना होगा। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO2 होता है, NO2 नहीं, सॉरी, N2O होता है भाई, है ना। नाइट्रस ऑक्साइड है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगी आपकी, है ना। तो नाइट्रस ऑक्साइड का योगदान लगभग आपकी हमारी 2 से 3% रहता है। और उसके बाद आपकी छठी गैस जो होती है आपकी, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, आप पूरा नाम लिख लें। और इसका योगदान आपकी लगभग 1 से
2% है। ये कुछ आंकड़े आप जरूर लिखें। तो सबसे ज्यादा आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देने वाली गैस जल वाष्प है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके बाद मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और आपको लग भी रहा होगा हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस नहीं है या ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है। तो इन 6 में से अगर कुछ भी मिले तो आप लगा दें, इन 6 में से आपकी कोई भी गैस आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस नहीं कहलाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, यह हरित गृह प्रभाव का मतलब क्या होता है, वो आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा। ये सबसे पहले जोसेफ फॉरियर ने 1824 में, और ये आपके आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को जरूर आप लोग एक बार जाके ध्यान से मेमोराइज करें और लिख लें कि अब हुआ क्या था। अब देखो, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा ना, तो अब हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं उस मुद्दे को आप ध्यान से याद कर ले आपकी हमारी, और अब लिखना स्टार्ट करें, है ना। अब देखो हुआ क्या है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले, जैसे कल मैं आपको बता रहा था आपकी कि सबसे पहले पृथ्वी जो प्रथम शिखर सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन है ना, ये आयोजित किया गया था। आप लोगों ने कल, हम लोगों ने सबने मिलकर पढ़ा होगा, 5 जून 1992 ईस्वी में, और ये आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो, है ना। ये जो आयोजित किया गया था वो आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो, जो किस देश का शहर है, ब्राजील का शहर है, वहां पर इसका आयोजन किया गया। इसी आयोजन में आपकी हमारी एक समझौता हुआ था, है ना। उस वाले समझौते को कहते हैं आपकी संयुक्त राष्ट्र जलवायु, है ना। एक समझौते का आपकी हमारी आयोजन किया गया था, और एक समझौता था संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौता। ये समझौता हुआ था, है ना। इस समझौते को इंग्लिश में कहा जाता है आपकी UNFCCC। ये जरूर लिखें, इसका भी पूरा नाम पूछा गया था आप लोगों से एग्जाम में। इसका पूरा नाम होता है आपकी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका पूरा नाम जरूर याद हो भाई आपके, है ना। हिंदी में तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौता, है ना, जलवायु परिवर्तन समझौता, हिंदी में तो इसका नाम ये हो जाएगा। इंग्लिश में इसका नाम हो जाएगा यूनाइटेड नेशन, U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशन, F फॉर फ्रेमवर्क है, C फॉर कन्वेंशन है, अगले C फॉर क्लाइमेट है, और अगले C फॉर आपके चेंज। यानी एक समझौता हुआ, और इस समझौते का आपकी सबसे पहले गठन किया गया 1992 ईस्वी में। और ये बैठक आपकी हमारी कब हुई थी, 1992 में, किसी स्थान पर, रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राजील का एक शहर है। और ये सम्मेलन था प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, और इसी सम्मेलन के दौरान लगभग 50 देशों ने, ये भी आप ध्यान रखें आपके 50 देशों ने, और इस समूह के संयुक्त राष्ट्र समूह के 50 देशों ने आपस में मिलकर एक समझौता करा, और उस समझौते का नाम आपकी रखा गया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। जैसे नाम से पता चल रहा होगा, यानी समझौते का मकसद ये है कि इस समझौते के तहत आपके ये लक्ष्य हम हासिल करेंगे कि जो क्लाइमेट में, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता। जलवायु में परिवर्तन होने का मतलब है, जैसे वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो बरसात का मौसम होता है वहां बरसात नहीं हो पाती, जहां गर्मी आपकी पड़ने का मौसम होता है वहां इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती है, जहां सर्दी पड़ने का मौसम आता है वहां इतनी ज्यादा सर्दी नहीं होती। यानी कि जो वेदर आपकी इतनी तेजी के साथ आपकी क्लाइमेट चेंज हुआ, वेदर चेंज हुआ, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। अब आपको नहीं लग रहा कि ये जो क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, इसका प्रमुख कारण आपकी ग्लोबल वार्मिंग ही है, वैश्विक तापमान है। तो इसका मतलब एक समझौता हुआ कि वैश्विक तापमान को कैसे नियंत्रित करेंगे हम, और कैसे नियंत्रित करने के लिए एक समझौता UNFCCC के आपके कितने देशों ने मिलकर करा था, UNFCCC के नाम से समझौता, संयुक्त राष्ट्र के 50 देशों ने मिलकर। ये समझौता हुआ तो 1992 में है, लेकिन याद रखना आपकी UNFCCC समझौते को, इसको लिख लेना आपकी हमारी समझौते को मार्च 1994 ईस्वी से लागू किया गया था। ये जरूर लिख लें भाई आप, है ना। ये डेट दोनों याद रहनी चाहिए। 1992 ईस्वी में समझौता हुआ, 50 देशों ने मिलकर आपकी हमारी इस पर हस्ताक्षर करे, सिग्नेचर करे। मकसद था जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जा सके, और जलवायु परिवर्तन को रोकने का मकसद था ग्रीन हाउस इफेक्टेड गैसों में कार्बन के उत्सर्जन को कम करना। मेन चीज तो ये है
कार्बन के उत्सर्जन को कम करने से रिलेटेड आपकी एक समझौता हुआ था, और उस वाले समझौते को क्या बोला जाता है आपकी UNFCCC, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे आपकी रोका जा सके, कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम किया जा सके, हुआ 1992 था, लेकिन लागू कब हुआ, 1994 ईस्वी से लागू हुआ। UNFCCC संस्था नहीं है, एक समझौता है, और इस समझौते में किस आपकी हमारी समूह के देशों ने हस्ताक्षर करे थे, UNO, जो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, और उसमें इंक्लूडेड इंडिया, भारत भी उसमें शामिल है, आप लोगों को पता होगा, है ना। अब ये समझौता जब हुआ तो समझौते का मेन मकसद जो होगा वो ध्यान रखना भाई, समझौते का मेन मकसद जो था इसका आपकी UNFCCC, इस समझौते का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था आपकी हमारी भैया ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कार्बन के उत्सर्जन को कम करना। मेन तो यही है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना था आपकी हमारी, ये है मेन मकसद, तो ये था आपकी हमारी इसका कि सभी देश मिलकर आपकी कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे। अब अगर वर्तमान समय में हम बात करें तो लिख लेना, वर्तमान समय में लगभग दुनिया के, ध्यान रखना है ना, लगभग अगर हम विश्व की बात करें तो 197 देश जो हैं वो UNFCCC समझौते को मानते हैं, यानी शुरुआत में जिनकी संख्या 50 थी, अब उन देशों की संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है, 197 है। तो लगभग पूरी दुनिया ही समझौते को मानती है। अब इस समझौते के तहत UNFCCC, अब तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौता जो है, इस समझौते के तहत जो सदस्य देश हैं, जो सदस्य देश हैं ये वाले, है ना, ध्यान रखना, इस समझौते के तहत जो सदस्य देश हैं उनकी जो बैठक होती है, उनकी जो बैठक होती है, इन वाली बैठकों को आपकी कोप के नाम से जाना। अब देखो कल हम बात कर रहे थे कि CBD समझौते के तहत जो सदस्य देशों की बैठक होती उसको भी कोप कहा जाता है, लेकिन वो अलग है, वो जैव विविधता से रिलेटेड है, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। इस वाली बैठक को भी क्या बोला जाता है, कोप, उसमें भी उतने ही सदस्य देश है, इसमें भी इतने ही सदस्य देश है, इसका भी पूरा नाम आपकी हमारी यही होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना। पार्टीज का मतलब यहाँ पर आपकी क्या होता है, देश होता है, यानी कंट्रीज होता है, तो इसका मतलब अब कोप के आगे जो नंबर लगा हुआ होता है ना, कोप फर्स्ट, कोप सेकंड, कोप थर्ड, तो इसका मतलब ये होता है बैठकों के नंबर होते हैं लगे हुए, तो वो CBD वाले हैं, ये UNFCCC की बैठकें जो होती हैं। अब आप लिख लें आपकी UNFCCC के साथ कोप का पहला आपकी बैठक जो है वो जर्मनी में आपकी हमारी आयोजित की गई थी, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, और इसका आयोजन किया गया था 1995 1995 में इसका आयोजन किया गया था जर्मनी में। जैसे कल हम बात कर रहे थे कोप फर्स्ट, लेकिन CBD के तहत आपकी उसका आयोजन कब किया गया था, 1994 में, और नसाउ महावास में किया गया। उसका पहले 3 वर्षों में लगातार वार्षिक स्तर पर, उसके बाद कह दिया गया कि केवल सम संख्या वाले वर्षों में द्विवार्षिक स्तर पर आयोजन होगा, लेकिन इसका जो UNFCCC की जो बैठक होती है ना आपकी कोप की, इनका बैठक आपकी आयोजन जो है वो प्रत्येक वर्ष आपके वार्षिक स्तर पर किया जाता है, ये वाली बात ध्यान रखिए, इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। पहली बैठक की शुरुआत यहां से की गई। अब इन अगर हम बैठकों की बात करें, ध्यान से मुझे समझते रहना है, सारे पूरे नाम जरूर आप लिखते रहें, जो भी मैं तथ्य आप लोगों के यहाँ सामने रखा हूं आपको याद रहने चाहिए प्लीज, कृपया करके वो। अब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो एक कोप की अगर हम 15वें नंबर की बैठक करें, अब देखो यहाँ कोप लिखा हुआ गया तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगा, मतलब आपकी समझ में आ गया होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट का ये UNFCCC कब बना, क्यों बना, मकसद क्या था, पहली बैठक क्या हुई, तो कोप आपकी 15 की बैठक जो है, अगर इस वाली बैठक की अगर हम लोग आपकी बात करेंगे ना, तो कोप की सबसे पहली आपकी हमारी ये वाली बैठक जो है, इसका आयोजन आपकी हमारी किया गया था, और ये आयोजन किया गया था आपकी 2009 ईस्वी में, है ना, और ये आयोजन किया गया था कोपेनहेगन में। अब इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, कोपेनहेगन आपको पता होगा डेनमार्क की राजधानी है ना, इसको आप याद रखना, डेनमार्क एक बड़ा खूबसूरत आपकी यूरोप महाद्वीप का देश है, तो उसी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। इसमें 2009 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ था, और ये था आपकी कोप का 15वें नंबर का शिखर सम्मेलन था। इस वाले सम्मेलन में यह तय हुआ था कि पूरी दुनिया में, देखो ध्यान रखना आपकी, है ना, कि पूरी दुनिया में जो पूरा विश्व है उसमें सर्वाधिक कार्बन का उत्सर्जन जो है, सर्वाधिक कार्बन का उत्सर्जन
कार्बन का उत्सर्जन जो है, ये बात बड़ी आपकी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनना, वो आपकी अमीर यानी कि विकसित देश करते हैं। आप अभी केवल समझे, वैसे तो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ये वाला। अमीर या विकसित देशों का मतलब ये होता है जिनकी प्रत्येक ज्यादा हो, जहां बेहतर आपकी जीवन की सुविधाएं उपलब्ध हो, जहां एजुकेशन स्टैंडर्ड आपकी हाई हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन की प्रत्याशा हाई हो, लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड जो होता है जीवन का स्तर वो भी हाई हो, एजुकेशन स्टैंडर्ड भी हाई हो, मेडिकल फैसिलिटीज भी हाई हो, तो उन देशों को विकसित देश कहते हैं। कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आपकी कार्बन का उत्सर्जन आपकी अमीर और विकसित देश करते हैं। लेकिन इसका जो कार्बन उत्सर्जन का प्रभाव है वो सर्वाधिक जो है वो विकासशील देशों पर पड़ता है। विकासशील देश जो होते हैं उनका आपके इफेक्ट जो पड़ता है इन पर। और विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के कारण, अब ये जलवायु परिवर्तन किससे हुआ? ग्लोबल वार्मिंग से, वैश्विक तापमान से, यानी कार्बन के उत्सर्जन से जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत ज्यादा हानि होती है, बहुत ज्यादा हानि होती है। और इस हानि से बहुत ज्यादा आपकी हमारी भैया डैमेज जो हो जाते हैं वो विकासशील देश हो जाते हैं। ये एक आपकी तथ्य निकल कर आया। अब इसमें ये कहा गया था कि ये वाले देश जो ना, जो सर्वाधिक आपकी कार्बन का उत्सर्जन करे, अमीर देश, विकसित देश, लेकिन प्रभाव जो भुगत रहे हैं बेचारे विकासशील देश भुगत रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो टेक्नोलॉजी होती है, पैसा भी ज्यादा होता है। तो इन्होंने ये कहा था, तो विकासशील देशों ने ये कहा था कोपेनहेगन के 2009 के कोप आपकी हमारी 15 सम्मेलन में, विकासशील देशों ने ये कहा था कि अमीर देश जो होंगे ना, अमीर देश, विकसित या अमीर देश, वो प्रतिवर्ष जो है विकासशील देशों को, देखो ध्यान से सुनना मुझे, विकासशील देशों को प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर की 100 अरब डॉलर की, ये वाली बात बड़ी महत्वपूर्ण है, 100 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देंगे। देखो ये जरूर ध्यान से भाई, वित्तीय सहायता देंगे, ये इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल आपकी हेल्प की जाएगी। यानी कि जो नुकसान आपकी विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के कारण होता है, उनमें बहुत तरीके की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, बारिश का ना होना होता है, वेदर चेंज हो जाता है, तो ऐसे बहुत सारी, कई बार बहुत जबरदस्त आपके टेम्पेस्ट, तूफान वगैरह वहां पर आ जाते हैं, स्टॉर्म जिनको बोला जाता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से साइक्लोन आ जाते हैं, चक्रवात बोला जाता है। तो इन चक्रवातों से निपटने के लिए 100 अरब डॉलर प्रतिवर्ष विकसित देश जो होंगे वो विकासशील देशों को देंगे। ये एक आपकी बात उठी थी 2009 में, और ये तय हुआ। और ये तय हुआ था कि ऐसी वाली जो बात है ना, 100 अरब डॉलर की, मैं इधर लिख देता हूँ, वो 2020 तक विकसित देश जो होंगे वो विकासशील देशों के लिए आपकी हमारी करेंगे। ये भाई, इसमें यह तय हुआ कि विकसित देश जो होंगे वो विकासशील देशों के लिए 2020 तक आपकी ऐसा काम करेंगे। ये इन्होंने आपकी ये तय करा, 2020 तक सेटलमेंट हुआ 2009 ईस्वी में। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो इस वाली कोप 15 का नाम आपको जरूर याद रहना चाहिए, आपके कोपेनहेगन में है ना। अब अगर हम आगे चलते हैं तो अभी तक हम इस समय 2020 ईस्वी के बाद भी हम लोग इस समय 2022 ईस्वी में है। अभी तक विकसित देशों के द्वारा, जो विकसित देश है ना, इनके द्वारा जो विकासशील देश है, जो विकासशील देश है, ये आपकी धनराशि जो है इनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराई, ये वाली आपकी हमारी उपलब्ध नहीं कराई। तो अब देखो समझौता हुआ, लेकिन इस समझौते के तहत उनके द्वारा ये धनराशि आपकी उपलब्ध नहीं कराई गई है, और इसमें कोई भी बेनिफिट आपकी हमारी कुछ नहीं हुआ। तो अब देखो ये बात तो बार बार उठेगी ना कि कार्बन का उत्सर्जन तो आप कर रहे हो भाई, लेकिन कार्बन का उत्सर्जन आपने इतना ज्यादा कर दिया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम आपकी हमारी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखो मैं आपको एक रिपोर्ट और बताता हूँ, उस रिपोर्ट के बारे में आप जरूर लिख लें। अगर हम 1850 से अभी तक की बात करें, ये जरूर लिखें भाई आप, अगर 1850 से और अभी तक की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया ने 509 गीगा टन, ये 2022 की रिपोर्ट है, इसको आप लिख लें भाई, 2022 की रिपोर्ट है, और इसमें बताया गया कि 509 गीगा टन पूरी दुनिया में कार्बन उत्सर्जन हुआ, पूरी दुनिया में 509 आपके गीगा टन, गीगा बहुत ज्यादा आपकी हमारी है ना, आपने पढ़ा होगा गीगा मेगा होता है, गीगा का मतलब होता है 10 टू दी पावर 9, 10 टू दी पावर 9 होता है, ये याद रखना आप लोग है ना। इतने टन कार्बन का उत्सर्जन करा, और इस कार्बन के उत्सर्जन में यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो आपकी योगदान है इसमें 20% अकेले अमेरिका ने करा है, 11% जो है इसमें आपकी वो चीन के द्वारा किया गया है।
है ना। 11% इसमें आपकी किसके द्वारा किया गया है, चीन के द्वारा, और इसमें 7% जो है वो रूस के द्वारा किया गया है। भारत के द्वारा आपकी 3.4% आपकी किया गया है। तो भारत इसमें आपकी जो है ना, याद रखना आपकी 7वें स्थान पर है। ये रिपोर्ट आप लिख ही लें, क्योंकि इस रिपोर्ट से क्वेश्चन पहले भी आए हैं। हर साल ये रिपोर्ट आती है, मैं हर साल ही बताऊंगा आप लोगों को। 20% आपकी अमेरिका सबसे ज्यादा आपकी हमारी कर चुका है अभी तक। 1850 की रिपोर्ट की बात करें हम, वैसे हम वैश्विक स्तर पर बात करेंगे कार्बन उत्सर्जन की तो अलग है। इसमें से 11% चीन दूसरे स्थान पर है, 7% आपकी रूस तीसरे स्थान पर है, भारत 3.4% के स्थान पर आपकी भारत जो है वो 7वें स्थान। तो अब इतना टन हुआ तो सबसे ज्यादा देखो अमेरिका, रूस, ये तो विकसित है और लगभग विकसित की ही पोजीशन पर है आपकी चीन। तो ये देश कार्बन का उत्सर्जन करे, भुगतना किसको पड़ रहा है, विकासशील देशों को। तो बात भी सही थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब एक रिपोर्ट और लिखे, ये तो 1850 से आपकी 2022 तक के आंकड़े जो मैंने अभी लिखे, ये वार्षिक आंकड़े नहीं है, इनमें ध्यान दें इस वाली बातों को, है ना। अब देखो एक रिपोर्ट और लिखे आप, इस रिपोर्ट को जरूर लिखें भाई। एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट का नाम है आपकी ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट, है ना, ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का नाम जरूर याद हो आपकी, ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट 2022। इसके अनुसार यदि हम बात करेंगे तो इस रिपोर्ट के अनुसार आपकी 2021 में सर्वाधिक सर्वाधिक कार्बन का जो उत्सर्जन है, इस रिपोर्ट को जरूर लिखें भाई। ये वार्षिक स्तर पर है। सर्वाधिक कार्बन का जो उत्सर्जन है वो अकेले आपकी चीन के द्वारा किया गया, और चीन ने 31% करा है। बताओ, पूरी दुनिया में 100% है, उनमें अकेले चीन ने, तो चीन कार्बन उत्सर्जन के मामले में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर इसमें आपकी अमेरिका है, और वैश्विक स्तर पर इसने आपकी 14% कार्बन का उत्सर्जन करा। तीसरे स्थान पर है आपकी यूरोपीय संघ। आप जानते होंगे ना, यूरोपीय संघ को हम लोग आपकी ईयू कहते हैं, और यूरोपीय संघ में इस समय 27 देश है। इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, जो बेल्जियम की राजधानी है। मुझे ध्यान से अगर सुन लेते हो ना, केवल सुन भी लो ध्यान से और लिख लो, तो जितनी मैं चीजें बताता हूँ इसी में से टोटल आ जाती है, बात की गारंटी होती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ज्यादातर लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाए, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोग सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे तो और भी बहुत कुछ आपको हमारी फायदेमंद चीजें, और 100% गारंटी के साथ श्योरिटी आपकी इस बात की होगी कि आपका एग्जाम क्वालिफाई ही होगा। और जैसे करके और सब्जेक्ट में श्योरिटी होती है, जीएस में भी आपकी श्योरिटी होगी कि हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ज्यादातर लोगों तक हमारे इस चैनल के बारे में बताएं, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करा करें ज्यादातर आपकी। और अगर बहुत अच्छी आपकी हमारी मुद्दों पर हम लोग बात कर रहे हैं तो आप लाइक को भी बहुत ज्यादा आपकी पसंद करने की कोशिश करा करें, है ना। यूरोपीय संघ इस रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो पूरी दुनिया में आपकी वार्षिक स्तर पर 8% कार्बन का उत्सर्जन करता है। चौथे स्थान पर अगर हम बात करते हैं आपकी यहाँ पर, तो देखो आपकी हमारी यहाँ यूरोपीय संघ आता है, और उसके बाद आपकी चौथे स्थान पर अगर इसमें हम बात करें तो वैसे पहले आपकी हमारी रूस आता था, लेकिन रूस के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके बाद आपकी हमारी भारत जो आता है ना, भारत आपकी हमारी यहाँ पर, उसके बाद आपकी रूस है, और 5वें स्थान पर जो है आपकी हमारी सर्वाधिक कार्बन के उत्सर्जन करने में वो कौन सा देश आता है, भारत आता है। रूस का आंकड़ा लगभग 7% का है, भारत का आंकड़ा लगभग आपकी 3.4% का है। ये वाले आंकड़े जरूर याद रखें। वैश्विक स्तर के, इससे पहले जो मैं बता रहा था वो 1850 से और 2022 तक के, ये वाले आंकड़े आपके बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो पूरी दुनिया में सर्वाधिक कार्बन का उत्सर्जन चाइना करता है, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद यूरोपीय संघ, उसके बाद रशिया, और उसके बाद कौन करता है, भारत करता है। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, चीन पूरी दुनिया में इतना ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है वर्तमान आंकड़ों के अनुसार। तो चीन आपकी पूरी दुनिया में 16 गीगा टन कार्बन का उत्सर्जन करता है, जो पूरी दुनिया में सर्वाधिक है। ये वार्षिक आंकड़े मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी जो मैं बता रहा था वो पूरे आपकी 100 वर्षों से भी ज्यादा के आंकड़े थे। 16 गीगा टन। अब अगर 16 गीगा टन की बात करें तो भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ को ईयू कहते हैं भाई, इन तीनों समूह से भी आपकी हमारी अधिक, अकेला कौन सा देश आपकी हमारी कार्बन का उत्सर्जन करता है, अकेला कार्बन का उत्सर्जन जो करता है वो कौन सा देश करता है भैया आपका, वो चाइना करता है। इतने गीगाटन, हाँ, है ना। आंकड़े और लिखे, अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत जो है वो 3.4 गीगाटन इतने कार्बन का उत्सर्जन करता है। हमारे वार्षिक आंकड़े भी यही हैं, जो 1850 से 2022 तक के थे वो भी आंकड़े यही हैं। तो भारत मात्र इतना करता है, और अकेला चाइना आपकी इन तीनों समूह के सदस्य देशों से मिलकर आपकी सर्वाधिक कार्बन का उत्सर्जन कौन करता है, वो चाइना। मैं बार बार कह रहा हूँ ये वार्षिक आंकड़े हैं,
वो 1850 से 2022 तक की इंक्लूडेड आपकी हमारी फैक्ट है। ये रिपोर्ट का नाम ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट रखा गया है। अब देखो एक बात और ध्यान से मुझे यहाँ पर सुन लेना, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो आपकी रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट को आपने जरूर लिख लिया होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करेंगे, ये जो आपकी है ना ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट है, तो इसमें ये कहा गया कि 6.4 टन प्रति व्यक्ति ये औसत कार्बन का उत्सर्जन है, औसत कार्बन का उत्सर्जन है। और इसमें यह बताया गया कि इतना अगर कार्बन उत्सर्जन एक व्यक्ति आपकी करता है एक साल में, एक वर्ष में, तो इससे कोई भी आपकी हमारी बुराई नहीं है। लेकिन अब भारत की अगर हम बात करें तो भारत मात्र 2.3 टन प्रति व्यक्ति ही आपकी हमारी कार्बन का उत्सर्जन करता है। यानी कि भारत बहुत अच्छी पोजीशन में है और कार्बन के उत्सर्जन करने के मामले में हम लोग आपकी अच्छी स्थिति में आपके खड़े हुए। तो भारत औसत से भी कम करता है, औसत इतना है, पूरे आंकड़े आपके सामने आ गए। अब इस कार्बन उत्सर्जन के मामले में अभी हमने देखा कि सबसे ज्यादा देश आगे कौन से हैं, विकसित देश हैं, जो डेवलप कंट्री हैं। अब क्या हुआ था आपकी हमारी, अब ध्यान से सुनना भाई मुझे, है ना। अब यहाँ पर ये हुआ था, अब अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये हुआ आपकी हमारी 2015 ईस्वी में कोप की 21वें नंबर की बैठक हुई, और ये बैठक हुई थी आपकी हमारी पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी है। और यहाँ पर एक समझौता हुआ था, जिस समझौते को हम लोग कहते हैं जलवायु पेरिस जलवायु समझौता। इस समझौते में यह तय हुआ था कि 2030 ईस्वी तक जो आपकी विश्व है वो पृथ्वी के औसत तापमान को, देखो ध्यान से सुनना, आपकी हमारी औसत तापमान को जो है आपकी पूरा विश्व जो है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि तक सीमित रखेगा, ये बात। और 2030 ईस्वी तक सभी देश आपके कार्बन के उत्सर्जन को कम करेंगे, है ना। और 2030 ईस्वी तक अगर हम बात करेंगे तो कार्बन का जो मूल्य है वो $75, है ना, $75 प्रति टन होगा। अभी याद रखना, अभी कार्बन का मूल्य है आपकी $2 प्रति टन है मात्र। तो मूल्य बढ़ाएंगे जब भी तो उत्सर्जन कम होगा, जब भी तो लोग बाग आपकी हमारी कम उत्सर्जन करेंगे, तो $75 प्रति टन हुआ। अभी तक अगर रेट की बात करें तो कार्बन का मूल्य $2 प्रति टन है। ये आपकी कब तय हुआ, कोप की 21वें नंबर की बैठक में, जिस बैठक को आपके पेरिस में आयोजित किया गया, और कोप की 21वें नंबर की बैठक थी, पेरिस जलवायु समझौते के नाम से जाना जाता है। तो अब इसमें यह तय हुआ कि 2030 तक हम ये करेंगे। तो फिर वही आपके विकसित देशों के पास तो है टेक्नोलॉजी, लेकिन आपकी विकासशील देश क्या करें, विकासशील देशों को तो पैसा मिलना चाहिए ना उसके लिए। तो फिर ये हुआ था आपकी, इसी में तय किया गया था कि ऐसा करें कि सभी देश, चाहे वो आपकी विकसित है और चाहे वो आपकी हमारी भैया विकासशील देश है, ये सभी देश अपने यहाँ जो आपकी जीवाश्म ईंधन होता है, जीवाश्म ईंधन, है ना, इसके आपकी हमारी जीवाश्म ईंधन जो होता है, इससे बनने वाली ऊर्जा को कम उत्पादित करेंगे। ये वाली बात अब जरूर ध्यान रखनी है ना, कम उत्पादित करेंगे। यानी जीवाश्म ईंधन से जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, बिजली विद्युत उत्पन्न करते हैं, उसको कम करेंगे, और उसको अगर कम कर देंगे तो कार्बन का उत्सर्जन आपकी कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो मैं आप लोगों को यहाँ इसके बारे में समझा देता हूँ, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये कोप की 21वें नंबर की बैठक जरूर आप लोग ध्यान में रखें, है ना। 2030 तक कौन से आंकड़े हुए। अब देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस 2015 ईस्वी में कोप 21 में आपकी मेनली आपकी रीजन क्या था। देखो इसमें ये कहा गया था कि जो आपकी हमारी भैया ऊर्जा का उत्पादन है ना, ऊर्जा का उत्पादन ये दो स्रोतों से होता है। देखो एक स्रोत होते हैं, इनको कहते हैं आपके, ध्यान से मुझे यहाँ लिख ले, परंपरागत स्रोत। इनको गैर नवीनीकृत भी कहते हैं, गैर नवीनीकृत, है ना, नवीनीकृत, गैर नवीनीकृत या परंपरागत स्रोत, या इनको व्यावसायिक स्रोत। कि ऊर्जा का उत्पादन दो स्रोतों से होता है, एक परंपरागत स्रोत होते हैं जिनको गैर नवीनीकृत या व्यावसायिक स्रोत कहते हैं, जैसे आपकी डीजल है, जैसे पेट्रोल होता है ना, जैसे कोयला होता है, और जैसे आपकी परमाणु ईंधन होता है। अब इनसे अगर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो कार्बन का उत्सर्जन होता है अधिक। इनसे अगर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो कार्बन का उत्सर्जन अधिक होता है। इनके आप नाम लिख लें, क्योंकि
हर साल हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत या अनवीनीकृत स्रोत या आपके परंपरागत या व्यावसायिक स्रोत कौन से हैं, तो ये दूसरा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, हम उनको कहते हैं नवीनीकृत स्रोत। नवीनीकृत स्रोत कह लो या आपकी गैर परंपरागत कह लो, गैर परंपरागत इन्हें कह लो, या फिर इन्हें आपकी अव्यवसायिक कह लो, अव्यवसायिक स्रोत कह लो। इनका उत्पादन में अगर हम देखें तो इनमें आपकी एक तो सबसे प्रमुख रखा गया है सौर ऊर्जा, ये वाला है ना। इसके अतिरिक्त इसमें रखा गया आपकी बायोगैस, बायोगैस को आपकी मैथेन गैस भी कहते हैं ना। इसके अतिरिक्त इसमें रखा गया है आपकी भैया इसमें जो आपकी ये ऊर्जा होती है ना जिसको आपकी ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, इसमें भी रखा गया ज्वारीय ऊर्जा को। एक इसमें भूतापीय ऊर्जा जो होती है उसको भी रखा गया है आपकी, है ना। तो सौर ऊर्जा, बायोगैस, आपकी ज्वारीय और भूतापीय ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं इन्हें जरूर लिख लें, इनसे आपकी ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसमें समझौते में ये तय हुआ कि परंपरागत जो स्रोत है इनसे ऊर्जा का उत्पादन हम कम करेंगे, और ज्यादातर आपकी जो आधुनिकृत आपके हमारी स्रोत होते हैं, आधुनिकृत स्रोत का मतलब ये होता है कि ज्यादातर आपकी सौर ऊर्जा को, और सौर ऊर्जा को आपकी क्या कहा जाता है, ग्रीन ऊर्जा कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन का उत्सर्जन आपकी नहीं होता है, तो इसके उत्सर्जन पर हम लोग आपकी जोर देंगे। ये कहा गया 2021 ईस्वी में, सॉरी 2000 आपकी 15 ईस्वी में, कोप आपकी 21 के सम्मेलन में पेरिस में ये तय हुआ। अब जब ये तय होगा तो इसका उत्पादन करने के लिए पैसे की फंडिंग की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि विकसित देशों के पास तो है, विकासशील देशों के पास नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ था कि हमारी, ये आपको समझ में आ गया होगा, परंपरागत स्रोत या गैर परंपरागत स्रोत आपकी किसको बोला जाता है, और ऊर्जा के उत्पादन के लिए अब कौन सी आपकी टेक्नोलॉजी अपनाई जाएगी। अब देखो अगर हम बात करेंगे तो अब इन आपकी सम्मेलनों के बाद आपके पिछले साल कोप 26 का एक सम्मेलन हुआ आपकी, और इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था ग्लासगो, और ग्लासगो पड़ता है आपकी स्कॉटलैंड, है ना। ग्लासगो स्कॉटलैंड में आपकी इसका आयोजन हुआ कोप 26 में। अब इसके बाद आपकी ये जरूर लिखे, अब हम आते हैं अपने इस वाले सम्मेलन पर। अब कोप 27 का जो शिखर सम्मेलन है वो 6 नवंबर से 18 नवंबर 2022 के बीच में आपकी इसका आयोजन किया गया है आपके शर्म अल शेख शहर में। और शर्म अल शेख शहर जो पड़ता है वो आपके किस देश का, मिस्र, जिसकी राजधानी आपकी काहिरा। और इस बैठक की आपकी हमारी जो अध्यक्षता है वो आपकी मिस्र के विदेश मंत्री, याद रखना आपकी मिस्र के जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं आपकी हमारी, है ना, सामेह सुकी, आपकी हमारी शाहमेह सुर्की इनका नाम है, सामेह सुर्की। इन्होंने इस वाले सम्मेलन की अध्यक्षता करी है, अध्यक्षता, है ना, अध्यक्षता इनके द्वारा की गई है। अब मिस्र के राष्ट्रपति का नाम भी लिख लें, मिस्र के जो इस समय राष्ट्रपति हैं, मैं आप लोगों को इनके बारे में आगे पढ़ाऊंगा, उनका नाम है आपकी अब्देल फतेह अल सीसी। ये इस समय मिस्र के राष्ट्रपति हैं, लेकिन इन्होंने अध्यक्षता नहीं करी, बल्कि विदेश मंत्री ने आपकी शर्म अल शेख में कोप 27 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करी है। 6 से 18 नवंबर के बीच में होना था, लेकिन आपकी हुआ क्या, इस सम्मेलन का जो समापन है वो 2 दिन बाद यानी 20 नवंबर को आपकी हमारी किया गया, यानी होना तो 18 नवंबर को था। ये डेट आप लिखे भाई, देखो जो जानकारी मैं बता देता हूँ, नहीं बताते लोग बाग 10-10 5-5 मिनट में आपकी इन्हें पूरे करके चले जाते हैं। मुझे तो अफसोस होता है कि आपकी समझ में कैसे आ जाता है, या हम लोग आपकी उन्हें कंट्रोल कैसे कर लेते हैं, आपको पता कैसे चलता है और आता कहाँ है वो वाली क्वेश्चन, है ना। तो कोप आपकी हमारी होना तो 18 नवंबर को था, लेकिन 2 दिन बाद 20 नवंबर को खत्म हुआ। 20 नवंबर को क्यों खत्म हुआ, अध्यक्षता आपकी जरूर लिखना। इस कोप 27 में एक आंकड़ा और लिख लें, भारत को जो आपकी भारत का प्रतिनिधित्व है, तो भारत का जो प्रतिनिधित्व है ना, रिप्रेजेंटेटिव, वो भारत के आपके पर्यावरण मंत्री हैं। और इनको याद रखना, कल भी हम इनकी बात कर रहे थे, भारत के पर्यावरण मंत्री आपके भूपेंद्र यादव, इन्होंने भारत की तरफ से आपके इस सम्मेलन में भाग लिया है हमारी, है ना। इन्होंने अध्यक्षता करी, ये राष्ट्रपति है, बहुत सारे देशों के आपके राष्ट्र अध्यक्षों ने इस सम्मेलन में आपकी हमारी भाग लिया है। लगभग अगर हम बात करेंगे तो इस सम्मेलन में बहुत सारे लोगों ने आपकी हमारी मिलकर भाग लिया। अब इस सम्मेलन में यदि हम बात करें तो लगभग लगभग आपकी हमारी दुनिया के भैया 92 देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने इसमें भाग लिया। राष्ट्र जो प्रमुख होते हैं, है ना, इसमें यूएनओ के महासचिव ने इसमें भाग लिया, महासचिव ने। 92 देशों के राष्ट्र प्रमुख का मतलब जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जैसे चीन के राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने भारत की तरफ से तो राष्ट्र प्रमुख नहीं गया। और इसमें लगातार अगर हम बात करें तो 30,000 से अधिक लोगों ने इस सम्मेलन में आपकी भाग लिया।
लगभग लगभग आपकी हमारी 192 देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने, सॉरी 92 देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने इसमें भाग लिया। अब इस सम्मेलन में आपकी हमारी ये 2 दिन बाद तक क्यों चला, तो इस सम्मेलन में एक आपकी भैया एक नए कोष का आपकी निर्माण किया गया है और इस कोष का नाम रखा गया है आपकी नुकसान एवं क्षति कोष। ये बात जरूर याद रखें, है ना, नुकसान एवं क्षति कोष का मतलब होगा इंग्लिश में आपकी लॉस एंड डैमेज फंड। ये वाला लॉस एंड डैमेज फंड का आपकी हमारी जो गठन है वो इस सम्मेलन में किया गया। अब देखो ये वही है 2009 वाला कोपेनहेगन वाला आपकी डेनमार्क का, इसमें ये कहा गया कि नुकसान एवं क्षति कोष बनेगा, है ना। नुकसान एवं क्षति कोष को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, तो नुकसान एवं क्षति कोष का निर्माण पहली बार आपकी कोप की किसकी बैठक में हुआ, कोप 27 में, और इसमें तय हुआ कि जो आपके विकसित देश होंगे ना वो विकासशील देशों को आपकी 100 अरब डॉलर की प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर की प्रतिवर्ष जो है वो वित्तीय सहायता देंगे। और इस वित्तीय सहायता का जो प्रयोग है ना, जो विकासशील देश है, इस आपकी वित्तीय सहायता का प्रयोग विकासशील देश जो ग्लोबल वार्मिंग होता है यानी कि क्लाइमेट चेंज होता है, इसका मतलब क्लाइमेट चेंज है ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से जो आपदा आती है इस आपदा से निपटने में करेंगे, इस आपदा से निपटने में करेंगे। तो इसलिए पहली बार इस कोष का आपकी निर्माण किया गया और ये वित्तीय सहायता 100 अरब डॉलर होगी और कब तक के लिए वादा करा गया है, 2030 ईस्वी तक। और इसको शुरू करने के लिए कहा गया है कि 2024 ईस्वी से इसको शुरू कर दे और 2030 तक ये जारी रखा जाएगा और जो भी क्लाइमेट चेंज से आपकी डिजास्टर आती है उसे निपटने में इस आपकी वित्तीय सहायता का प्रयोग किया जाएगा। तो इसी रीजन से विकसित देशों को राजी करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन 2 दिन बाद तक किया गया, वरना 18 नवंबर तक होना था, 2 दिन बाद तक आपकी तो कम से कम कोष तो बना, फंड बना। और सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस देश ने दिया, भारत ने। तो भारत के कहने पर इस कोष का निर्माण, लेकिन निर्माण की शुरुआत कहां से हुई थी, 2009 ईस्वी से, लेकिन आज तक नहीं हुआ था। अब इसमें लिखना, लेकिन अभी भी ना ये वाला जो आपकी लॉस एंड डैमेज फंड होगा, लॉस एंड डैमेज फंड होगा, इसकी रूपरेखा क्या होगी, रूपरेखा आपकी क्या होगी ये अभी तय नहीं हुआ है। इसमें कौन सा देश कितना पैसा देगा ये भी अभी आपकी हमारी तय नहीं हुआ है। तो अभी तय नहीं, केवल फंड बना है आपकी हमारी इसमें, तो कम से कम कोशिश तो की गई है और इसमें वादा करा गया है कि सभी देश मिलकर आपकी वैश्विक तापमान को नियंत्रित करेंगे और सारे के सारे देश जो होंगे वो आपकी नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोतों को अपनाएंगे। नवीनीकृत जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं ना, इन्हें वो देश आपकी हमारी अपनाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें अगर हम बात करें तो अब आप आपकी जल्दी लिख लें, इस कोप 27 में अगर हम बात करेंगे तो इस कोप 27 में भारत के जो आपके पर्यावरण मंत्री थे ना, इन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं वो आप लिख लें। और भारत के जो पर्यावरण मंत्री जिनका नाम अभी हमने लिखा था आपके भूपेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि भारत LTLEDS इसके सदस्य देशों में शामिल हुआ है, सदस्य देशों में शामिल हुआ है। एक आंकड़ा तो ये लिखिए जल्दी, शामिल हो गया है इसमें सदस्य देश लगभग आपकी 60 है और इसमें कौन भी शामिल हुआ है, भारत। अब इसका नाम लिखे आपकी हमारी, है ना, इसका नाम होगा आपकी हमारी, पूरा नाम है लॉन्ग टर्म्स, बाद वाले एल का मतलब है लो इमिशन एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, ये वाला इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखें। तो भारत जो है इसका सदस्य देश बनेगा, भारत के पर्यावरण मंत्री ने कहा। LTLEDS का मतलब होगा लॉन्ग टर्म, का मतलब होगा आपकी हमारी दीर्घकालीन अवधि के लिए हम लो इमिशन आपकी यानी कि कम उत्सर्जन करेंगे आपकी, और डेवलपिंग को बढ़ावा देंगे। किसका उत्सर्जन कम करेंगे, कार्बन। तो कार्बन का कम उत्सर्जन करने वाले आपके हमारी देशों का समूह है और इसमें भारत बना है। अब इसमें याद रखें भाई, भारत ने कुछ आंकड़े दिए हैं। भारत के जो आपके पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, देखो इन्होंने इसमें कहा है कि भारत जो है ना 2032 ईस्वी तक परमाणु ईंधन जो होगा इसको 3 गुना करेगा। ये आंकड़े जरूर लिखें 2032 तक, ठीक है। इन्होंने भूपेंद्र यादव जी ने एक आंकड़ा और दिया है और इन्होंने कहा है कि भारत जो होगा ना वो 2030 तक जो ईंधन होगा, है ना, जो वाहन ईंधन होगा, वाहन ईंधन इसमें 20% एथेनॉल का मिलान करेगा।
एथेनॉल के मिलान करने से कार्बन का जो उत्सर्जन होता है ईंधन के द्वारा वो कम किया जाता है। इन्होंने एक और थोड़ी 2025 है, 2025 भूपेंद्र यादव ने कहा है कि 2030 ईस्वी तक भारत जो है वो पेड़ों की संख्या में वृद्धि करेगा और पेड़ों की संख्या में वृद्धि करने के बाद आपकी 300 करोड़ टन कार्बन के उत्सर्जन को घटाएगा, कार्बन के उत्सर्जन को कम करेगा। ये आप जरूर लिख लें तीनों आंकड़े, क्योंकि आएंगे जरूर गारंटी से आपकी, है ना। 2032, 2025, 2030 एलटी एलईडीएस आपकी हमारी ये आंकड़े आपको जरूर याद आपकी हमारी, है ना। ये COP27 का आपकी सम्मेलन है। सम्मेलन में आपकी हमारी क्या क्या तय हुआ? ग्लोबल वार्मिंग के उत्सर्जन को आपकी कम करने के लिए टोटल आपकी हमारी डैमेज कंट्रोल किया गया। इसी COP27 के सम्मेलन में जो यूएनओ के आपके महासचिव है ना, जो यूएनओ के महासचिव है, आपको याद ही होगा, इनका नाम है आपकी एंटोनियो गुतेरस। एंटोनियो गुतेरस के द्वारा आपकी हमारी एक आंकड़ा पेश किया गया और एंटोनियो गुतेरस ने आपकी हमारी ये कहा है कि पूरी दुनिया 2050 तक कार्बन का जो आपकी हमारी उत्सर्जन होगा उसका शून्य उत्सर्जन आपकी करेगी। ये आप आंकड़ा जरूर लिखें। इन्होंने कहा है कि 2040 तक आपके कोयले के उत्पादन को आपकी हमारी बंद कर देना चाहिए आपकी, ये उनके द्वारा कहा गया। ये आंकड़े उन्होंने दिए। उन्होंने कहा 2050 तक कार्बन को शून्य उत्सर्जन पर आपकी ला दिया जाए, कोयले का उत्पादन आपकी 2030 ईस्वी तक 2040 तक आपकी खत्म किया जाए। इसी वाले सम्मेलन में आपकी जो मिस्र के राष्ट्रपति है ना, जिनका नाम कर रहे थे हम आपकी अब्दुल फतह अल सीसी, में छोटा सा नाम यहाँ लिख देता हूं, उन्होंने कहा है कि 2030 तक सभी विकसित देश जो होंगे वो कार्बन के उत्सर्जन को कम करें, और कार्बन के उत्सर्जन को कम अगर करेंगे तो दूसरे देशों को भी उत्सर्जन को आपके हमारी कम करने में ये लोग आपके हमारी बढ़ावा देंगे। ये बातें है ना, दूसरे देशों को भी कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए उत्तेजित करेंगे। 2030 तक इन्होंने आंकड़ा दिया है। तो इस वाले आंकड़े को भी आप लोग थोड़ा सा आपके हमारे ध्यान से लिख लें और इसे आंकड़े को भी आप मेमोराइज करें आपकी, है ना। अब देखो, अगर मैं आपको आंकड़े की बात बताऊं, अब देखो फंडिंग की जरूरत क्यों पड़ी है, तो फंडिंग की जरूरत अगर हम बात करेंगे तो देखो एक आंकड़ा और है। अगर हम पिछले 2 दशक की बात करें तो पिछले 2 दशक में 55 देश जो है ना, 55 देश, इन्हें आपके भैया ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण जो हानि हुई है ना, आपदाओं से जो हानि हुई है, तो इनकी आपदाओं से हानि 525 अरब डॉलर की हुई है भाई, आपदाओं से हानि। और संभावना ये है कि आने वाले समय तक अगर हम बात करेंगे ना आपकी हमारी, आने वाले समय तक, तो ये संभावना है कि 2030 तक ये हानि जो है आपदाओं के कारण वो 580 अरब डॉलर की हो जाएगी। इस हानि में अकेले अमेरिका ने जो योगदान दिया है ना, अकेले अमेरिका का योगदान 1900 अरब डॉलर का है। अब एक बात बताओ, इस हानि में योगदान तो अमेरिका ने 1900 अरब डॉलर का दिया, वो कितना पैसा देगा, वो कितना पैसा देगा आपकी आपदा राहत कोष में, जो अभी अभी आपके गठन किया गया है लॉस एंड डैमेज कंट्रोल फंड में। तो उसमें इसके कारण आपकी इतनी ज्यादा हानि हुई है, अकेले इसमें इतना कार्बन का उत्सर्जन करा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण इन देशों को इतनी हानि हुई है। ये आंकड़े आपको याद ही रखने हैं, इन आंकड़ों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सब कुछ ड्रामा आपकी हमारी स्कोप 27 में हुआ, और तब जाके 2 दिनों के बाद सहमति बनी। मात्र 100 अरब डॉलर पर जरूरत है आपकी इन देशों को। अकेले अगर मिस्र की बात करें ना, तो अकेले मिस्र को ही जरूरत है आपकी 246 अरब डॉलर की, आंकड़ा भी लिखें। अकेले मिस्र को 246 अरब डॉलर की आपकी जरूरत है अपने आप को राहत पहुंचाने के लिए आपकी ग्लोबल वार्मिंग से, जलवायु परिवर्तन से। हम तो केवल 100 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, तो इन देशों में से अकेला इतना कर रहा है, तो अमेरिका अगर देगा तो तभी तो दूसरे देश भी पैसे देंगे। तो ये आंकड़ा भी आप जरूर ध्यान रखें। ये COP20 शिखर का सम्मेलन आपकी समाप्त हो चुका है, नवंबर में आपकी हमारी 20 में आपकी खत्म हुआ है। अब देखो, अगर हम बात करेंगे ना, तो ये आंकड़ा भी आप लिख लें, COP28 का जो अगला शिखर सम्मेलन है 2023 ईस्वी में, ये आयोजित किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के आपकी दुबई शहर में। आप देखते हैं कि वहां पर आपकी क्या चेंज होता है, क्या चेंज नहीं होता है हमारी, है ना। और इस सम्मेलन में COP27 में भी ये भी रखा गया कि वैश्विक तापमान की वृद्धि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखी जाए। ये भी आपकी हमारी इस सम्मेलन में तय हुआ है कि इससे ज्यादा बढ़ोतरी ना हो। लेकिन अगर हम बात करें तो IPCC एक संस्था है, इसने आंकड़े दिए हैं कि यदि ऐसे ही कार्बन का उत्सर्जन होता रहा तो आने वाली 2100 ईस्वी तक आपकी हमारी जो है 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि आपकी हमारी हो सकती है। और 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर वृद्धि हो गई तो इस वृद्धि से बहुत ज्यादा होगी और दुनिया आपकी खत्म हो जाएगी। IPCC का पूरा नाम है आपकी, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये वाली आपकी हमारी, है ना।
जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल, इसका पूरा नाम है भैया इंटर गवर्नमेंटल गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपकी जेनेवा में। ये आंकड़े वैश्विक तापमान के देती है, तो ये आंकड़ा भी आप ध्यान रखें। आपके ये है ना इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वैश्विक तापमान पर आंकड़े देती है। इसने कहा कि इतने तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन इतना हुआ है आप ध्यान रखें। आईपीसीसी के आंकड़ों के अनुसार पिछली शताब्दी के मुकाबले ये आंकड़ा आप जरूर लिख लें, पूरी पृथ्वी के तापमान में 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो चुकी है। हमें यहाँ तक कंट्रोल करना है तो बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति हो जाएगी। तो ये कोप का पूरा ब्यौरा है। अब आप लोगों को देखो ध्यान से समझ में आ गया होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट का पूरा टॉपिक पढ़ना है। वैश्विक तापमान में वृद्धि के आंकड़े कौन सी देती है, UNFCCC का पूरा नाम है। आईपीसीसी में आपको बता चुका हूँ, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 1988। तो इन्हें आप जाकर कम से कम पढ़ें, वो पता तो हो कि तरीके से आपकी पढ़ाई कैसे होती है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ज्यादातर लोग प्लीज कृपया करके इस चैनल के बारे में आपको लोगों को बताएं, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम पर डे आपसे बात करते रहेंगे। कल तक के लिए आपसे उम्मीद करते हैं आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बाकी बातें आपसे कल करें।